वेरी गुड इवनिंग। एक बार सभी का फिर से स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और उस विषय में, उस कनेक्टिविटी में मैं मैथ्स के सवालों के साथ आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के सेशन में फिर से आपके सामने 25 सवाल हैं जो मैथ के हैं और निश्चित तौर पर ये मैथ के सवाल आपकी तैयारियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग मन लगा करके अपने सभी सवालों की, इसको थोड़ा ऑन कर सकते हैं क्या? आप प्रॉपर मन लगाकर सभी सवालों को आप लोग हल करिए और एक बार वीडियो को सभी लोग साझा करते रहे, लाइक करते रहे, जिससे कि यह कनेक्टिविटी, यह शुरुआत और यह प्रयास हमारा सार्थक होता रहे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हम शुरू करते हैं आज के मैथ्स के पहले सवाल से। पहला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मन लगाकर जो ग्रुप सी और डी दोनों के अभ्यर्थी हैं इस सवाल का सलूशन जरूर कोशिश करें। आपको दिया गया है एक, देखिए सिंपल समीकरण है, इसमें कोई खास नहीं है। 3 है गुणे 6 की पावर 2 है गुणे 2 की पावर 2 है बटे आपको 12 की पावर 2 दिया है, बराबर x है। सिंपली x का मान हमको बताना है। कुछ खास नहीं था इस सवाल में, बस केवल आपको करना है। जैसे अगर आप करेंगे तो आपको कंफर्म होगा और मैं चाहूंगा कि प्रत्येक सवाल को आप यहीं करते चलिए, यहीं से उसका रिवीजन, कंफर्मेशन सब यहीं से एंड कर लीजिए। जैसे आपके सामने इस सवाल का सलूशन अगर मैं आपसे कराऊं तो आप देखिए क्या लिख सकते हैं। हम पूरा ओपन ना करें, हम सीधा थोड़ा सा पावर का उपयोग करते हुए इसको प्रयास में रखें। जैसे हम 6 को क्या लिख सकते हैं पता है? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। यह 2 गुणे 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो मतलब ये ऊपर का मान आपका 3 हो गया, गुणे 2 की पावर, क्योंकि देखिए यह 2 गुणे 3 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 हो गया और 3 की पावर 2 हो गया। ऐसे 2 की पावर 2 ऑलरेडी आपके सामने है। 12 को भी थोड़ा सा अगर हम फैक्टराइज कर लें तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 होता है, 4 तियां 12 और ऑलरेडी पावर 2 लगा है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर 2 हो जाएगा। इस हिसाब से आप सबको पता होगा कि बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाते हैं, मतलब इसका मान 2 की पावर 4 है जो इसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। यह 3 की पावर 2 है जो इसको खत्म कर देगा। केवल और केवल इस सवाल के उत्तर में आपको 3 देखने को मिलेगा जो ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर ए में है। 3 जिसका जिसका आंसर आया है वो सभी लोग कंफर्म कर ले, सही कर लें और अगले सवाल पर मेरे साथ बढ़ चले। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि एक कनेक्टिविटी भी बनी रहे, एक एग्रेशन भी दिखता रहे और सबसे अच्छी बात, सारी चीजें पॉजिटिव अगर लाइक कर देते हो, बाकी सब ठीक है। अगले सवाल पर आ जाइए। थोड़ा ठीक ठाक सवाल, आपको स्तरीय सवाल दिखा, थोड़ा ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। कुछ बातों को आप कंफर्म कर लीजिए। कहा है सवाल को पहले पढ़ लेते, फिर मैं जो बातें आपको समझानी समझाता हूं। 5 क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली सम संख्याओं का जो योग है 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 ज्यादा है। जो क्रमागत सम संख्याओं का योग है 5 और 4 क्रमागत विषम संख्याओं के योग से 36 ज्यादा है। ठीक है, 36 ज्यादा है। सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग आपसे इस सवाल में पूछा गया है। और एक जानकारी हमको दिया, अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। सवाल लॉजिकल भी है, सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, सवाल को ध्यान से देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। जी आप लोग ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस सवाल के अंतर्गत। सबसे पहले आपको बता दूं कि कभी भी अगर कोई सम संख्या लिखी है, इसको समझिएगा, सम में एक जोड़ दें तो विषम मिलेगा, सम से एक घटा दें तो विषम मिलेगा। ठीक है, एक घटा दें तो विषम मिलेगा। कभी भी किसी संख्या को अगर आपको सम प्रेजेंट करना है तो आप इसे 2n के रूप में लिख दें। कोई भी पॉजिटिव नंबर लिख लीजिए, उसको अगर 2 से गुणा कर दीजिए तो वह सम हो जाती है और उसमें एक जोड़ दें तो विषम हो जाता है, एक घटा दें तो विषम हो जाता है। रही बात अगर क्रमागत की, करेक्ट है, ध्यान सुनिएगा, अगर रही बात क्रमागत की, अगर क्रमागत संख्याओं की बात किया जाए तो क्रमागत का सेंस ये होता है कि अगर कोई सम संख्या मैंने n ले लिया है, अगर मैंने सम को n ले लिया है तो इसमें 2-2 जोड़ते जाइए। मतलब अगर आपने पहली संख्या को n लिया है और आपसे कहा जाए कि क्रमागत सम संख्याएं लिखिए, तो अगली n+2 होगी, अगली n+4 होगी, अगली n+6 होगी, इसी क्रम में संख्याएं बढ़ती रहेंगी। अगर विषम भी आप ले लीजिए तो हर 2-2 के गैप पे सम संख्याओं का रिलेशन, सम संख्याओं की पोजीशनिंग और विषम संख्याओं की पोजीशनिंग होती है। सम संख्याओं को काउंट करिए, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, मतलब कहने का अर्थ है कि लगातार 2-2 के गैप पे सम मिलेगा। सेम प्रोसेस विषम का भी होता है। विषम भी आपको हर 2-2 के गैप में मिलेगा। पहला अगर 1 है तो दूसरा 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर इस सीक्वेंस में बढ़ता रहेगा। थोड़ा सा इस सवाल के नेचर को समझिए और इसकी पहली डिमांड या पहला हमारा सपोर्ट, उसको ध्यान दीजिए। अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है, अगर हमने स्मॉलेस्ट ऑड लिया, मतलब अगर सबसे छोटी, अगर हम लोगों ने क्या किया, देखिए ध्यान से, अगर हमने सबसे छोटी विषम लिया, ठीक है, सबसे छोटी क्या लिया हमने, इसको ध्यान से देखिएगा,
सबसे छोटी विषम, ठीक है, सबसे छोटी अगर हमने विषम लिया, सबसे छोटी अगर हमने विषम x लिया है तो सबसे छोटी सम क्या होगी पता है? सबसे छोटी सम जो हो जाएगी वो आपकी x + 3 हो जाएगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? इसने यही तो लिखा हम लोगों से, सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 ज्यादा है। तो यही बात मैंने आपको कंफर्म किया और आप समझ भी गए होंगे कि सबसे छोटी अगर विषम आप x मानेंगे तो सबसे छोटी सम कितनी हो जाएगी? x + 3 हो जाएगी। अब कहा है 5 क्रमागत सम संख्या, तो 5 क्रमागत सम संख्याओं को अगर इसी पैटर्न से लेकर चलिए जो सम की बात है, जैसे मैं लिख देता हूं 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या जिसमें सबसे छोटा आपने x + 3 माना है। अब अगर हम इस सीक्वेंस को ऐसे बढ़ा दें 5 संख्याएं सोच ले, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो कितने x होंगे? 5x होंगे। यहां अगर 3 है तो अगला कितना होगा? 5 होगा। यहां पर अगर 5 है तो 7 होगा, 7 है तो 9 होगा, 9 है तो 11 होगा। अगर हम इन सबको जोड़े तो 11 9 20 7 27 5 32 3 35 होगा। इनका जोड़ 5x + 35 हो जाएगा। अगर हम विषम की तरफ चलते हैं, अगर हमने लिखा 4 क्रमागत विषम, 4 क्रमागत विषम, ध्यान से सुनते जाइएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला अगर हमने x लिखा तो अगला भाई x + 2, अगला x + 4, अगला x + 6। इस प्रकार से हमारी 4 क्रमागत विषम हो गई। अब 4 क्रमागत विषम में अगर हम इनके जोड़ की बात करें 1x 2x 3x 4x, मैंने लिखा 4x प्लस यहां पर मैंने x लिया था, यहां पर x + 2 होगा, x + 4 होगा, x + 6 6 4 10 10 2 12 हो गया। दोनों का अंतर करिए, देखिए यही तो बोला ये ज्यादा है, वैसे भी दिख रहा है ज्यादा है। दोनों का जब अंतर करेंगे तो अंतर में 5x से 4x निकलेगा x होगा और 25 से 12 निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। बराबर, आप समझ पा रहे? x प्लस कितना हो जाएगा भाई? x प्लस आपका 23 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है बोलो? 36 है, लिखा है देखो यहां पर 36 है। 36 कर दो। x का मान 3 3 से 6 से 3 3 3 से 2 13 हो गया। x का मान अगर 13 है तो स्मॉलेस्ट ऑड 13 हो गया, स्मॉलेस्ट ऑड भाई 13 हो गया। और आपसे सवाल में कहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या लेना है। सबसे बड़ी सम संख्या होगी कितनी? सबसे बड़ी लार्जेस्ट इवन आपकी हो जाएगी, बताओ कितना? x + 11 और x का मान कितना है? 13, तो लिख दो 13 + 11, 13 + 11 भाई कितना हो गया? 24 हो गया। और कहा है सबसे छोटी विषम, वो तो 13 है ही है, सबसे छोटी विषम आपकी कितनी है? 13 है। दोनों का जोड़, मतलब जोड़ किसका किसका करना है? 24 और 13 का। 24 13 बोलो कितना होगा? 37 होगा। इस सवाल का सही उत्तर डी ऑप्शन में है। इस सवाल का सही उत्तर डी ऑप्शन में है। अगर कोई बता दो ऐसे सवालों को, क्योंकि यह सवाल पूछा गया है और हाईकोर्ट के एग्जाम से यह सवाल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप इस तरह के सवाल पर अगर फोकस नहीं बनाओगे तो गलती के चांसेस बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि ऐसे सवाल का फोकस आप बनाइए। और बताओ कितने लोगों को समझ में आया भाई? सभी कंफर्म कर दीजिए एक बार सभी लोग फटाफट। चलिए हम लोग इसको डन करते हैं और अगले सवाल पर बढ़ते हैं और मुझे भरोसा है कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। 44 नंबर देखिए, दो संख्याओं का मासा HCF 25 है। कभी भी दो संख्याओं का मासा वह संख्या होगी जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी, साथ साथ उन संख्याओं के लासा को भी विभाजित करेगी, उनके योग को भी विभाजित करेगी, उनके अंतर को भी विभाजित करेगी और उनके लघुत्तम समापवर्त के अन्य दो गुणक मतलब फैक्टर 14 और 17 है। पहले आप दो संख्याएं सोचो A और B, दोनों का हम सबसे पहले यहां पर आपसे कह रहे हैं एलसीएम सोचिए, दोनों का HCF सोचिए। HCF यहां दिया है 25, करेक्ट है 25 है। मुझे कहा गया उन एलसीएम, जैसे दरअसल क्या होता है जब मुझे लासा करना होता है तो हम प्रत्येक फैक्टर की अधिकतम घात लेते हैं, प्रत्येक फैक्टर की अधिकतम घात लेते हैं, उससे हम लासा डिक्लेयर करते हैं। इस लासा के दो फैक्टर, एक 14 और एक 17 आपको दिया गया है और आपसे कहा है कि हमको बड़ी संख्या बतानी है, तो मासा जो होता है वो प्रत्येक दी गई संख्याओं को, उनके लासा को, उनके योग को, उनके अंतर को, सबको काट देता है। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सीधा सीधा मैं 25 × 17 करूंगा। बड़ा इसमें कौन है बताइए? ये 17 बड़ा है। 17 × 5 = 85 की 5 हासिल 8 होता है, 17 दूना 34, 8 कितना होता है? 42 होता है। 425 इस सवाल के लिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए में। आप सभी लोग इस 44वें को नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यस, कंफर्म हो गया। सभी लोग फाइनल डन करिए, अगले सवाल पर आगे बढ़ जाइएगा। अगला सवाल देखिए बहुत शानदार सा है, मैं इसके सिस्टम को समझाता हूं। यहां पर सवाल में लिखा है x² + 1/x² बराबर भाई 1 है।
आपसे एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन हल करने के लिए बोला, x की पावर 18 प्लस x की पावर, इसको पहले हटाइए, x की पावर 18, x की पावर 12, x की पावर 6 प्लस x की प्लस 1 है। इसका मान नहीं समझ में आया है तो नहीं ही कर पाएंगे। मैं इसके बारे में पहले कुछ बातें आपको बता दूं। कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा है x प्लस 1 अपान x बराबर 1 या x प्लस 1 अपान x बराबर 1, तो मैं आपको बता दूं x क्यूब का मान हमेशा -1 होगा। x क्यूब का मान हमेशा ऐसी केस में आपको -1 मिलेगा। अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि अगर x क्यूब का मान -1 है तो निश्चित तौर पर मैं लिख सकता हूं इसको देखकर x स्क्वायर की पावर 3, जहां पर x है वहां पर x स्क्वायर कर दीजिए, उसकी पावर 3 आपको -1 दिखेगी। x स्क्वायर की पावर होल 3 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं x की पावर 6 बराबर -1। आपको ऐसे में वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। x की पावर 6 आपका -1 हो गया। फिर सुनिएगा, अब जो आवश्यकता उधर चलिए। यहां आप x की पावर 18 को लिख सकते हैं, x की पावर 3 की पावर आपका 6 हो गया। या हम ऐसे लिखें, क्योंकि हमें x की पावर 6 से चलना है तो हमारा परफेक्ट सोल्यूशन बनेगा। उसी हिसाब से हम लोग को अपनी चीजों को प्रेजेंट भी करना है। आइए सुनिएगा, हम लिखेंगे इसको x की पावर 18 को बोलो x की पावर 6 की पावर 3। बोलिए सही लिख रहा हूं? हाँ। फिर देखिए x की पावर 6 की पावर 2, बिल्कुल सही है। x की पावर 6 है, फिर आपका 1 है। ये सवाल आपका पूछा गया है। फिर सुनिए मेरी बात को। अब x की पावर 6 का मान तो आपने -1 ले लिया, हमने लिखा -1 की पावर 3, फिर हमने लिखा -1 की पावर 2, फिर हमने लिखा -1 की पावर, फिर हमने लिखा +1। मैं आपको कुछ और बातें बता दूं, अगर कभी बेस -1 है और पावर अगर n है, पावर कुछ भी हो n हो, तो दो ही रिजल्ट आते हैं भाई। एक तो +1 आता है, एक तो -1 आता है। उसके भी रीजन होते हैं क्या? अगर हमारी पावर, एक +1 कब आएगा? पावर जब इवन हो, मतलब सम है। पावर जब सम है तब तो +1, और जब पावर ऑड है अर्थात विषम है तो कितना हो जाता है? -1 हो जाता है। इस तरह से इस सबको पता है कि बेसिस सबके -1 है, और पावर अगर ऑड है तो -1 हुआ, पावर अगर इवन है तो +1 हुआ। ये तो -1 ऑलरेडी, +1 तो सेम प्लस सेम माइनस खत्म होकर के मान आपका 0 होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है, और 0 आप लोग लगाइए, कंफर्म कर दीजिए। अगर दिक्कत हो तो प्लीज बताएं। आपको सवाल मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। सभी लोग नोट कर लें, कंफर्म कर लें, और अगले सवाल पर कंटिन्यू आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 46 नंबर। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। इस क्वेश्चन में लिखा है, यदि x माइनस वाई का 30%, इसका 30%, x प्लस वाई के 20% के बराबर है, तो वाई x का कितना प्रतिशत है? ऐसे सिंपल परसेंटेज क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। यस, x माइनस वाई का जो 30% है वो आपको दिया है कितना बराबर? x प्लस वाई का 20%। x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20%। अब आप थोड़ी सी बातें समझो। 10 दूना 20 होता है, 10 तिया 30 होता है। आप इसको मतलब एक्स वाई का रेशियो जब तक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। लिखिए 3x माइनस 3y बराबर, इधर लिखिए 2x प्लस 2y। करेक्ट है। x को x की तरफ, y को y की तरफ इधर लाए तो केवल x बचेगा, 3x में से 2x घटेगा, और उधर जाएगा तो 5y बचेगा। लिखो x बटे y बराबर 5/1, अर्थात x 5 है तो y कितना है? 1 है। सवाल में बोला है कि y x का कितना परसेंट है? y का मान कितना है? 1 है। x का मान कितना है? 5 है। 1 गुणे 100 बटे आप 5 कर दो, बोलो कितना परसेंट बताएं? 20% है। 20% इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगर यही सवाल पूछता कि x y का कितना परसेंट है, तो x का मान 5 था, y का मान 1 था, वह 500% होता। अगर ये सवाल पूछा गया होता कि x y का कितना परसेंट है, तो वह 500% आता। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन ए ऑप्शन है, जो 20% के रूप में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आप सभी लोग नोट कर लें। 47 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन बहुत शानदार सा है। मैंने आपसे कल एक सवाल आप लोगों को करवाया था एज का, जिसमें हम समान इंक्रीज को डिस्कस कर रहे थे। आयु 8 साल बढ़ने पर हम एक रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा था कि अगर सेम इंक्रीज हो रहा है तो अनुपातों में भी सेम डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे ही सवाल मैंने उसी समय ये भी चर्चा किया था कि यह मिक्सचर का वह प्रकार का सवाल है, आय व्यय का रेशियो का वह सवाल है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आय का अनुपात हो, वह अलग अलग खर्च करें, समान खर्च करें, उनके व्ययों का अनुपात, उनके बचत का अनुपात बचे। इसी प्रकार के सवाल आपको बनते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है। उनके संगत व्ययों मतलब क्रमिक व्ययों का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 रुपए की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति
कि संगत आय क्या थी, अर्थात वे लोग कितना कितना कमाते थे, ये सवाल है। हम सब जानते हैं इस बात को कि आय को दो भागों में बांटा जाता है, व्यय और बचत। क्या? व्यय और बचत। व्यय और बचत। हम कमाएंगे खर्च करेंगे तो बचाएंगे, हम कमाएंगे बचत करेंगे तो खर्च करेंगे। अगर हम आय में से व्यय निकाले तो बचत आएगा, आय में से बचत निकाले तो व्यय आएगा। सवाल बहुत बढ़िया है, आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते, सीधा ट्रेडिशनल चले जाते हैं, और ट्रेडिशनल जाने का भी सिस्टम है। ट्रेडिशनल जाने का सिस्टम क्या है सुनो, आय का अनुपात 7 है और 5 है, तो हम आय को 7x और 5x मान लें। देखिए हम चलते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल चलते हैं, संगत व्ययों का अनुपात 9:7 का है। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 बचाते हैं, अब सुनो, अगर हमने 7x कमाया, उसमें से मैंने अपनी बचत घटा दिया 1700, इसने अपनी बचत घटा दिया 1100, तो यह रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 9/7 के। वहां लिखा होगा देखिए। अब यहां से अगर x का मान निकाल लें और 7 से और 5 से गुणा कर दें तो प्रत्येक की आय निकल जाएगी। बट हम लोग ऐसे ना करके, इसका एक तरीका हम आपको समझाते हैं, उससे आप सोल्यूशन करिएगा, आराम से उत्तर आ जाएगा। हमेशा भाई ये तरीका है, जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती है, जो पहली बार पढ़ रहा है इस परीक्षा के लिए, उसके लिए सबसे बेस्ट है। जो स्कूल में पढ़ा है शायद याद हो जाए स्कूल वाला पैटर्न। क्या? दो व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात था, उनके व्ययों का अनुपात था, वे क्रमशः 1700 1100 की बचत करते थे। इसकी आय से इसका बचत निकला, इसकी आय से इसका बचत निकला, इसका व्यय और इसका व्यय कंपेयर्ड हो गया, x का मान निकला, आंसर तो आ ही जाएगा। दूसरा सिस्टम मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। दूसरा सिस्टम यह है, इनकी आय का अनुपात 7:5 है, करेक्ट है। इनके व्यय का अनुपात 9:7 है, दिख रहा है। इसने अपनी आय में से कितना बचाया था? 1700। इसने अपनी आय में से कितना बचाया था? 1100। एक क्रिस क्रॉस प्रोसेस होता है, तिरछा गुणे का कॉन्सेप्ट होता है। तिरछा गुणे से हम लोग इस प्रोसेस को डिक्लेयर कर सकते हैं। सुनिए देखिए कैसे। आप इसको इससे गुणा करें 49 आया, इसको इससे गुणा करें 9×5 45 आया, इसको इससे कर दें, और अगर मान लो पूरे में नहीं करना है तो 99 कर दीजिए, 100 कम कर दीजिएगा, 17×7 119 कर दीजिए। अब आपको डिफरेंस करना है, इन दोनों का डिफरेंस 4 का है और इन दोनों का डिफरेंस 0 और या 20 का है। 20 के साथ 100 का भी मल्टीप्लीकेशन होगा। इस 4 की तुलना आप कर दो 20 से, 1 बराबर 5 होगा। ध्यान देना, मैं 100 पहले से डिवाइड कर चुका था, ठीक है। 1 बराबर 5। अब इसका मान ले लीजिए 7 बराबर बोलिए कितना? 35। 35 के आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम इसको ऐसे 2 जीरो बढ़ा के लिख सकते थे स्टार्टिंग से ही, हमने लिखा नहीं था, 100 से हमने छोड़ दिया था। पहले की इनकम 3500 आ गई है, कहीं ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है। दूसरे की इनकम 5 है, तो 5 बराबर 2500। देखिए लिखा है कि नहीं? यस। पहले और दूसरे की इनकम 3500 और 2500 है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है, और आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरीके से भी जाएंगे, तिरछा गुणा करिए, बातें वही हैं, बस क्या होता है इधर थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है कि हम सही में कंपटीशन वाली मैथ लगा रहे हैं, बाकी होता कुछ नहीं भाई, है सब वही चीजें, तामझाम सब वही है। थोड़ा समझ बूझ लिया तो कर लिया, इस क्रिस क्रॉस का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यही सवाल पर, यहीं पर क्या होता, अगर समान बचत होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अगर बराबर बराबर बचत होती तब तो कोई दिक्कत नहीं। यस, ओके, समझ रहे हैं ना? यस, आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। ये आपका हो गया डन। इस क्वेश्चन पर आइए। एक आयताकार उद्यान के, एक बगीचा है, उद्यान है जो आयताकार है, आंतरिक भाग, इनर जो उसका सेक्शन है, में एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ है। एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ है। उद्यान 37 मीटर लंबा और 31 मीटर चौड़ा है। यदि पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्र 480 मीटर स्क्वायर है, तो पथ की चौड़ाई बता दो कितनी है। हमारे पास देखिए एक उद्यान था, बगीचा था, हम इसको थोड़ा ट्रेडिशनल कर देते हैं, हालांकि इसको हम ऑप्शन से करके दिखाएंगे, जल्दी आप लोग हल कर पाएंगे। आपको इधर उधर जाने के पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये बगीचा है, ये बगीचा है, ध्यान से सुनते चलिएगा। ये बगीचा है, अगर ट्रेडिशनल जाओगे तो बहुत टाइम टेकन है, बिल्कुल नहीं आएगा। इसकी लंबाई 37 है और इसकी चौड़ाई 31 है। इसके अंदर चारों तरफ हमने क्या कर लिया, एक बगीचा रास्ता बना लिया। रास्ते की अपनी एक फिक्स चौड़ाई हमने रख ली, इधर भी, 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 इस प्रकार से रख लिया। जो मान लीजिए x है, आप ऐसे सोच ले, हर जगह पे x है, 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 x है, x है, x है। हम इस लेंथ की बात करें 37 - 2x होगी, इस ब्रेथ की बात करें 31 - 2x होगी। नियम क्या है, अगर हम इस पथ के क्षेत्रफल की कैलकुलेशन पर जा रहे हैं और इसी से चौड़ाई निकालेंगे, तो चौड़ाई तो फिलहाल दिया है, उस क्षेत्रफल दिया है 480, तो पथ का क्षेत्रफल
बाह्य लंबाई बाह्य चौड़ाई मतलब 37 गुणे 31 माइनस क्या होगा पता है, आंतरिक क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आंतरिक क्षेत्रफल क्या होगा 37 माइनस 2x गुणे 31 माइनस 2x। भैया इतना बड़ा करना है तो हम नहीं करेंगे, हम स्कूल में इस तरह के प्रोसेस करते थे और बहुत लंबा चलता था। बिल्कुल ऐसे करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे करना है तो बेकार ही है, कोई अर्थ नहीं इस तरह के सवाल को हल करने का। मैं आपको इसका सिस्टम बताता हूं। आपको पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करना है 37 और 31 का, और कैसे करना वो भी मैं बताता हूं। सुनिए, गुणा भी करना समझाता हूं। इस 37 है भाई और 31 है, करेक्ट है। 7 1 के 7 होता है, 3 1 के 3, 7 3 21। ये गुणा कर रहा हूं, मैं गुणा करवा रहा हूं आपसे। 7 1 के 7, 3 1 के 3, 7 3 21, 3 24 होता है, और 3 3 9। ठीक है, अब इसको 7 लिखें, इसे 4 लिखें, 9 2 11, 1147 है। इसका क्षेत्रफल आपका 1147 है। अब इसमें से कितना घटा दूं कि 480 आ जाए, वो भी घटाने की फिक्स कंडीशन है। क्या, हम 37 में से 2x घटाएंगे। 2x का मतलब जो भी हमारी चौड़ाई होगी उसका डबल घटाएंगे, 31 में से भी 2x घटाएंगे, जो भी चौड़ाई। हम मिनिमम लेंथ से चलते हैं, मिनिमम लेंथ से अगर शुरू किया तो 37 में से 2 चौके 8 घटाएंगे तो 29 हो जाएगा। और अगर हम 31 में से 8 घटाएंगे तो 31 23 8 31 23 हो जाएगा। हम 29 गुणे 31 कर ले, हम क्या कर ले भाई 29 गुणे 31 कहीं कर ले ऐसे, 29 गुणे 31, ठीक है। 9 1 के 9 हुआ, 2 1 के 2, 9 3 27, 27 2 कितना होता है 29 होता है। देखिए 27 2 29, और इधर देखिए 3 दूना 6, 9 हो गया, 9 6 2 8। अब इसको थोड़ा घटा के देखिए, 1147 में से, 1147 में से क्या घटाना है समझिएगा। 1147 में से घटाना है 899। 17 से 9 8 होता है, 13 से 9 4 होता है, और उसके बाद 10 कितना हो जाएगा बताइएगा। एक सेकंड, कुछ यहां पर एक सेकंड फिर देख लीजिएगा। 9 हुआ, 9 हुआ, 6 2 8 हुआ, 899 हुआ, और 1147। देखिए हमने क्या बताया था आपको, हमने कहा 37 में से 8 घटाओ 29 हुआ, 31 में से 8 घटाइए 23 8 31 23 हुआ ना। यहां पर हम लोगों ने 23 की जगह 31 रख दिया था, इसलिए ऐसा नहीं आ रहा था। यहां पर मुझे 23 रखना था, इसलिए बड़ा हो गया था। जो हमने गुणा किया था गलत डिजिट के साथ किया था। तो ये नंबर आपके पास कितना है 29 है, और यह नंबर आपका 23 है जो गुणा हम लोग कर रहे थे। 23 9 3 27 होता है, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 18 6 24 होता है, 2 दूना 4 होता है। चलिए जोड़िए, 7 होता है, 4 2 6, 4 2 6, 667 घटाना था हमें। 1147 में से 667 घटाना था, 1147 6 6 7। अब आप देखो, शून्य हुआ, 14 से 6 8 हुआ, और 10 से 6 4, 480 इसी पर आ गया, तो इसकी चौड़ाई 4 मीटर हो गई। हम लोग को इस तरह के सवाल ऑप्शन ओरिएंटेड होकर चलने होंगे। अगर हम कोई कोशिश करें कि भैया इस तरह के समीकरण बना के जाएं तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा कैलकुलेशन मतलब गुणा भाग, भाई प्रयास करना पड़ेगा। एनटीए ऐसे सवाल बनाएगा घुमा फिरा करके, जो बड़े डिजिट पर, बड़े नंबर पर, अजीब अजीब पैटर्न्स पर आधारित होंगे। अगर हम नहीं एक एक सवाल की प्रैक्टिस किए रहेंगे, नहीं फोकस रहेंगे, तो हमें दिक्कत होगी। इसलिए ऐसे सवालों पर जरूर अपना ध्यान बनाइए, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होती है। अगले सवाल पर आता हूं। ये देखिए, एक दुकान पर गए सामान खरीदने ध्यान दीजिएगा, एक दुकान पर गए सामान खरीदने, 3 योजनाओं का प्रस्ताव दुकानदार ने दिया छूट के लिए। उसने हमको कुछ ऑप्शंस दिए कि ऐसे ऐसे सामान हमारे यहां खरीद सकते हो, कौन सी योजना ग्राहक के लिए बेहतर होगी। अगर हम किसी दुकान पर जाएं और हमारे सामने सामान को लेने के 2-3 कॉन्सेप्ट नजर आए या दिए जाएं, हम उसमें से उसी कॉन्सेप्ट को या उसी योजना को प्रेफर करते हैं जो हमारे लिए बेहतर होती है। हर ग्राहक अधिकतम छूट की डिमांड करता है, सबसे अधिक छूट खोजता है। जिस योजना में उसे सर्वाधिक छूट नजर आएगी वही योजना दुकानदार ने ग्राहक के लिए सर्वाधिक अच्छी होगी। ग्राहक के लिए उपयुक्त योजना वही है जहां से उसे अधिक छूट मिले। जैसे उसके पास छूट आ रहे हैं 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट। आपको क्या लग रहा है 30 20 50% की छूट है? नहीं। तो 30 और 20 का कॉन्सेप्ट समझिए, 30 + 20 - 30 × 20/100 ना, ये 2 जीरो गए, 3 दूना 6, 6 निकलेगा 50 से, तो 44% की छूट है। जो पहली योजना में सामान उसे 44% की छूट पर मिल रहा था। दूसरी योजना पर गए, दुकानदार ने कहा भाई अगर 5 खरीदोगे तो 8 हम देंगे, 5 खरीदोगे तो हम 8 देंगे। इसका मतलब हम 3 सामान तो आपको हम मुफ्त में ही दे देंगे। 5 खरीदने पर उसने 8 देने का वादा किया, इसका मतलब हमको 5 के ही भुगतान पर उसने 8 सामान दिए, मतलब उसने 3 सामान हमको फ्री में दे दिया, जिसकी प्राइस
अगर सोचो तो कितनी थी बताइए। अगर हम यहां से छूट डिक्लेयर करें, आप समझिए छूट कहां से थी। छूट हमेशा अंकित से थी, छूट हमेशा निर्धारित दाम से थी। जिस सामान का दाम 8 रुपया निर्धारित था, उस सामान को उसने हमें 5 में ही दिया, तो इसका मतलब उसने 3 की छूट करी है। 8 से भाग करिए, 4 दूना 8, 4 25 बार, 25 या 75, 37.5% की छूट है। 37.5% की छूट इस दूसरी योजना में उसे नजर आ रहा है। तो पहली योजना अभी तक उसके हिसाब से परफेक्ट थी। तीसरे पर भी गए, 8 खरीदने गए थे, उसने हमको कहा 4 ले जाओ फ्री में, 4 हमको मुफ्त में दे दिया। तो 4 मतलब इसका अर्थ है मैं खरीदने गया था 8 सामान, थैला मिल गया 12 सामान का। खरीदने गया था 8 सामान, थैला मिल गया 12 सामान का, और 4 सामान इस केस में हमको मुफ्त में मिला था। 4 गुणे 100 बटे हम 12 करेंगे, 4 तिया 12 करेंगे तो 33 सही 1/3% की छूट हुई। समझ रहे हैं? इसका मतलब सबसे बड़ी छूट यहां पर हमें 44% की नजर आ रही है, जो हमें योजना 1 में दिख रही है। अर्थात अगर मैं ग्राहक हूं तो मेरे लिए योजना योग 1 सबसे सर्वाधिक अच्छी है। पहला ऑप्शन में प्रेफर करूंगा, मैं इसी पर कहूंगा कि हमको यही आंसर दे दो जी। बातें समझ में आ रही ना? इस तरह से आप लोग सवाल हल कर सकते हैं। तो जो इस सवाल का उत्तर है, जो आपको पहली योजना में सर्वाधिक छूट नजर आ रही है, आप उसी को प्रेफर करो और अगले सवाल पर मेरे साथ बढ़ चलो। 50 नंबर, ध्यान सुनिएगा। सवाल क्या है? यदि किसी गुणोत्तर मतलब जीपी जिसे कहते हैं श्रेणी का जो पहला पद है 12 है। गुणोत्तर श्रेणी कहते किसे हैं? एक ऐसी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी होती है जिसके पदों में सारों अनुपात होता है। क्या होता है? सारों अनुपात होता है। समझ रहे हैं? आइए सवाल पर आइए। एक गुणोत्तर श्रेणी, सवाल तो करके हल नहीं कर रहे हो आप लोग। सवाल अगर जब कराया जा रहा है, इतनी संख्या में लोग देख रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक सवाल को। अब इतने स्तरीय सवाल अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो क्या है अर्थ निकलेगा? मेरे साथ करो, ऑप्शंस पर बात करो, देखो कौन कौन चीजें समझ में आ रही हैं, कौन नहीं आ रही हैं, किस सवाल को आप कर पा रहे हो, कहां डाउट हो रही है। कनेक्ट नहीं करोगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा क्लास का? बोलिए। सभी लोग करिए, अपनी तैयारी तो समझो। मुझे तो टेस्ट दो ना, क्या कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो। आपकी जिम्मेदारी है, सब लोग प्रत्येक सवाल का उत्तर देखिए और बताइए हमें। यस, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी का पहला पद 12 है और सारों अनुपात जो उसका आर है, जिसे कॉमन रेशियो कहते हैं, 3 है, इसके 4 पदों का योगफल हमको बताना है। पहले तो मैं बता दूं जीपी है क्या। जीपी का जो पद क्रम होता है वो कुछ ऐसे होता है। पहला पद ए है, तो दूसरा ए आर है, तीसरा ए आर स्क्वायर है, चौथा ए आर क्यूब है, ऐसे बढ़ता जाता है, यही जीपी है। अब इस सवाल में हमसे कहा है कि पहला पद 12 है, ए का मान 12 है, कॉमन रेशियो 4 है और इसके 4 पदों का योगफल पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर r का मान ग्रेटर देन 1 है, जो कॉमन रेशियो है 4 है, जो 1 से बड़ा है, तो ऐसे में सम ऑफ n टर्म, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है सुनिएगा। Sn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, ये सूत्र होता है। इसमें भी कंडीशन है, अगर यही r छोटा होता है 1 से, तो यहीं पर 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर होता है। इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। a की जगह लिख दीजिए 12, r की जगह लिखो 4 और 4 की पावर रहेगा 4, क्योंकि 4 पदों की बात है। माइनस 1 है बटे 4 में से 1 निकाल दीजिए, 3 होगा। ठीक है, आइए पूरे सोल्यूशन पर चलिए। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर यह है 12 और 4 की पावर 4 होगा कितना बोले? 4 की पावर दरअसल 2 की पावर 8 होगा। 2 की पावर 8 256, 4 की पावर 4 बिल्कुल 256 हो जाएगा, 256 होगा। 4 की पावर जो 4 है 256 होगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 3 है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, ये 12 हुआ, या 3 चौके 12 कर दीजिए, 4 हो गया, ये 4 हो गया, कितना हो गया? ये 4 है, 4 है गुड़े 255 है, 255, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, कैरी 2, 4 दूना 8, 2 10, 1020 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 1020 ऑप्शन नंबर सी इसके सही उत्तर में है। आप सभी लोग नोट करें। अर्थात इस समांतर गुणोत्तर श्रेणी के पहले 4 पदों का योगफल आपके सामने है। बिल्कुल देखिए, ऐसा नहीं होता है जी, ऐसा नहीं होता है कि जो है नहीं आएगा तो हम करना छोड़ दें। बढ़िया पढ़िए, देखिए सबको प्रॉब्लम होती है, सबको डाउट होती है, थोड़ा कोशिश करिएगा तो सब आपको चीजें समझ में आएगी और अच्छा कर लेंगे हम लोग। यस, आगे बढ़ते हैं। एक 51 नंबर देखिए, ये भी बहुत शानदार सा सवाल है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। क्या है? हमसे कहा जब ए बी बराबर ए सी, मतलब दो भुजाएं आपस में इक्वल हैं, और एडी, अच्छा, आधार बीसी की माध्यिका है। ठीक है, मतलब इसका अर्थ एक त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में बात की जा रही है, मतलब एक त्रिभुज एबीसी है। ये देखिए लिखा है लास्ट में, एबीसी एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है।
समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजाएं समान हो। हमने ऐसे एबीसी बना दिया, एबीसी बना दिया। इसमें कहा क्या है कि जो AB है AC के बराबर है, मतलब यह भुजा इसके बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज की अपनी ही कुछ खासियत होती है। कह रहा AD आधार BC की माध्यिका है, माध्यिका मतलब इस पर आकर के लंब भी बनाएगी और इसको दो बराबर भागों में बांटेगी भी। एक कॉन्सेप्ट होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज में जो हमारे पास समान भुजाओं के बीच का शीर्ष बिंदु है, अगर वह जाकर के विपरीत भुजा पर लंब बना रहा है या उस पर माध्यिका जनरेट कर रहा है, माध्यिका मतलब भुजा को दो बराबर भागों में बांटना, माध्यिका जनरेट कर रहा है तो निश्चित तौर पर वह उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, जिसमें कंडीशन है कि कोण ABC 35 डिग्री है, ABC 35 डिग्री है। तो अब हमसे कोण BAD की मान पूछा है, BAD अर्थात इसका मान बहुत ही ओरल, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। आपको मैं बता दूं फिलहाल बहुत ज्यादा इधर तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। इस सिंपल इसी त्रिभुज में आप रहो, जो त्रिभुज हम यहां पर देख पा रहे हैं। इसमें हमने कहा था कि अगर यह समबाहु त्रिभुज है और यह इसकी माध्यिका है तो पक्का यहां 90 डिग्री बनेगा। 90 और 35 जोड़ दीजिए, 90 35 जोड़िए कितना होता है, 9 3 12 125 डिग्री। और अगर मुझे इस कोण को निकालना है, इस कोण को, तो यह कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। 125 कहां से आया भाई, 90 और 35, क्योंकि यहां पर तो लंब ही बनाएगा ना, यहां लंब बनाएगा तो घटाइए, 10 से 5 5 होता है, 7 से 2 5 होता है, 55 डिग्री इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी 55 डिग्री इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपके सामने है, जो आप लोग देखिए फटाफट हमें बता रहे हैं। अच्छा लग रहा है रिस्पॉन्स आपका, ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या है, इसको पढ़िए। एक दुकानदार ने, सुनिएगा, एक दुकानदार ने रुपए 120 प्रति केजी के मूल्य पर 190 किलोग्राम चावल खरीदा। दुकानदार ही 190 किलोग्राम खरीदेगा, 190 ही है ना, हाँ 190। देखिए यहां पर 120 रुपए केजी वाला चावल था, बहुत महंगा टाइप का चावल था। उसने 190 किलोग्राम चावल खरीद लिया। उसने कुल मात्रा में से, मतलब जो पूरी चावल खरीदा उसकी कुल मात्रा में से 70% चावल को 150 रुपए पर केजी की दर से बेचा और 55% का कुल लाभ प्राप्त करना था। मतलब उसको कहा है कि उसे कुल पर 55% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को, जो बची भाग है, किस मूल्य प्रति केजी पर बेचना चाहिए। आप सवाल ट्रेडिशनल भी जा सकते हैं, सवाल प्रॉपर देखिएगा, समझिए कैसे करेंगे। मैंने सवाल दिया आपको कि एक दुकानदार ने 120 प्रति केजी, रुपए 120 प्रति केजी की दर से 190 किलोग्राम चावल खरीदा, 190 किलोग्राम चावल खरीदा, ध्यान समझते जाइएगा। उसमें उसने उसके 70% भाग को, 70% हिस्से को 150 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा। ठीक है, मतलब तब भी ज्यादा ही बेच रहा है, लेकिन उसे पूरे व्यवसाय में 55% का लाभ चाहिए और इसको प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने प्रतिशत, कितने रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना चाहिए, यही सवाल है और इसी पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। आइए मैं बताता हूं। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर उसने कुल मात्रा का 70%, 70% का मतलब क्या होता है, 7/10। इसका अर्थ है अगर कुल मात्रा 10 थी तो 7 भाग उसने किस रेट से बेचा है, 150 की रेट से बेचा है। 7 भाग उसने 150 की रेट से बेचा है। अब कह रहा है शेष भाग, शेष मतलब 3 भाग, 10 में से 7 निकल गया, 3 भाग उसे x के रेट से बेचना है। ऐसा बेचना है कि उसे पूरे सौदे में 55% का लाभ हो जाए। 55% का लाभ हो जाए किस पर, 120 पर। अगर 120 पर 55% लगाएंगे तो 5 11 बार 5 20 बार गुणे आप 120 कर दें, 20 छके 120 होता है। देखिए एक बार फिर सुनिएगा, 20 छके 120 होता है, 11 छके 66 होगा, 11 छके 66 जोड़िए, इसमें 186 हो जाएगा। उसे कुल को 186 के रेट से बेच करके लाभ का अर्जित करना है। अब यहां से एलिगेशन लगेगा, इस सवाल में एलिगेशन लगेगा। मात्रा कंफर्म है, देखिए मात्रा हम सबको पता है कि कितनी क्या है, आपको जानकारी है और उस मात्रा के हिसाब से चलिएगा। पहले तो आप रिलेशन बनाइए, मतलब एलिगेशन करिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बोलो, 6 है और 5, 8 से 5 3 है, मतलब यहां पर कितना है, 36 है। दूसरी तरफ अगर इधर चले आए, यहीं पर हम लोग को थोड़ा सा डिक्लेयर करना है। जैसे क्या आप देख रहे हैं, यह कितना गुना है बोलिए, गुणे 12 है। आप एक काम करिए, उसी प्रकार से इसका भी 12 गुणा कर दीजिए, तो 12 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 84। एलिगेशन पर 84 बनकर आया। अगर यह 84 बनकर आया
तो आप खुद ही डिक्लेयर कर सकते हैं कि यहां पर स्थिति क्या है। जैसे आप यहां से x के मान को हम डिसाइड कर सकते हैं और x का मान आप बता दो डिफरेंस के लिए, मतलब किसमें से घटकर 84 हुआ होगा। अब एक चीज और जान लीजिए, ये जो बीच का मान होता है एलिगेशन में, अगर एक से ज्यादा है तो अगले से कम होगा। कम निकालना है तो आप एक काम करिए, 186 में आप 84 जोड़ दो, 8 6 4 10, 8 8 16 1 17, 270 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। इसे 270 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको पहले में ही दिया है और इस सवाल का उत्तर आपके सामने है। इस सवाल का उत्तर 270 रुपए पर केजी है। जो हमसे पूछा, ये तो पूछा था शेष मात्रा को किस रुपए मूल्य प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना, मतलब उसे जो बची मात्रा है उसको ठीक ठाक लाभ पर रखेगा, तभी जाकर के उसको वह मार्जिन अचीव हो पाएगी जिस मार्जिन को वह सोच रहा था। बहुत बढ़िया, देखिए इस सवाल का उत्तर आपने बता दिया और आशा करता हूं सबको समझ में भी आया होगा। नोट करते चलिएगा और अगले सवाल पर मेरे साथ बढ़ चलिएगा। एक बलय, बलय समझते हैं, रिंग जिसको कहते हैं ना, जैसे सर्कल है देखिए, इसी के अंदर ऐसे कर दीजिए, तो बीच का हिस्सा है, जैसे क्रिकेट के मैदान में नहीं होता है, ये क्रिकेट का मैदान है, इधर बाउंड्री के लिए नहीं, मतलब ये रोप होती है जहां पे चौके छक्के लगते हैं, और ये जो हिस्सा होता है जो एडवर्टीजमेंट बोर्ड होता है, और जो बीच का हिस्सा वही बलय है, वही रिंग है। किसी बलय के वृत्तखंड सेक्टर का अर्ध व्यास 21 सेंटीमीटर है। कितना है? 21 सेंटीमीटर है। और केंद्रीय कोण बलय के वृत्तखंड, ये देखिए अगर सेंटर ले लिया और उसके बाद कह रहा है बलय के वृत्तखंड, द रेडियस ऑफ द सेक्टर्स ऑफ रिंग इज 21 दिया है, और केंद्रीय कोण दिया है 135 डिग्री। कितना दिया है? 135 डिग्री। उसकी परिमिति ज्ञात करें, हमें उसकी परिमिति बतानी है, उसका हमें जो है पेरीमीटर बेसिकली डिसाइड करके बताना है कितना हो जाएगा। परिमिति बताना देखो आसान है। सबसे पहली चीज आप ये बता दीजिए, उस आर्क की लेंथ बता दें। आर्क की लेंथ किस पर डिपेंड करेगी बोलो? सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरी लेंथ कितनी होती है। आप कहते हो सर यह 2 पाई आर होती है। कितनी होती है? 2 पाई आर। और यह कोण कितना है? 135 डिग्री है। कितना है? 135 डिग्री है। इस पूरे कोण की बात करें तो यह कितना होता है? 180। तो हम लिख दें, अगर इस आर्क लेंथ को आपको निकालना है तो आर्क लेंथ हो जाएगा 135 बटा 180 गुणे 2 गुणे पाई मतलब 22/7 गुणे आर का मतलब कितना कर दें? 21। यह आपके आर्क लेंथ की वैल्यू आ जाएगी यहां से। चलिए करते हैं। 15 9 होता है और 15 12 होता है, 3 3 9 होता है, 3 चौके 12 होता है। करेक्ट है। 7 3 21 होता है, ये भी सही है। 7 3 21 होता है। 2 दूना 4 होता है, 2 11 होता है, 11 9 99 होता है। ये जो आर्क लेंथ आई कितनी आई बताएं? 99। आर्क लेंथ आपकी कितनी आ रही है? 99। एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक चीज हमने गड़बड़ किया है। देखो यहां पर 180 नहीं होगा, दरअसल पूरी लेंथ जो पूरा जो कोण होता है 360 होता है। फिर से आप चेक कर लीजिए। हमने कहा कि यह पूरा 135 डिग्री है। फार्मूला तो ऐसे भी आपको पता है, उस फार्मूले को अगर जैसे हम याद करके लगाने लगते हैं ना तो गड़बड़ हो जाता है। जबकि नियम में होता है आर्क लेंथ बराबर पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। उस हिसाब से हम जा रहे थे, हम 180 उसी थीम पे लिख दिए। जबकि पूरा कोण 360 डिग्री होगा, गुणे 2 पाई आर कर दीजिए। पूरे सर्कल की जो परिधि होती है 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7 गुणे आर मतलब कितना है? 21 है। चलिए ये देखिए काटते हैं, इसको समझिए। 45 से काटिए, 45 3 बार और 45 8 बार। ठीक है, 45 3 बार और 45 8 बार। फिर देखिए 7 3 21 होता है, ये भी सबको पता है। 2 चौके 8 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 11 होता है। 11 9 99 बटे 2 कर दीजिए। 2 चौके 8 49.5। ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है यह 49.5 है। 49.5 है। अभी हमको इन दोनों में रेडियस को भी ऐड करना है, तभी तो प्रॉपर परिमाप आएगा। अगर रेडियस को भी ऐड करिए तो रेडियस हमारे पास कितना है बताएं? 21 और 21। मतलब अगर हम परिमिति निकालना चाहते हैं, जो परिमाप होता है हमेशा सभी भुजाओं का जोड़, रेडियस अपनी 21 है और 21 से 21 21 42 होगा। 42 प्लस 49.5 कर दीजिए, 0.5 हो गया। 9 2 11 4 2 4 4 8 1 9 91.5 सेंटीमीटर यहां पर परिमिति बनकर सामने आएगी, अर्थात परिमाप हमारा बनकर आएगा। इस हिसाब से परिमाप हमेशा भुजाओं का योग होता है, उसी आधार पर हम लोग सलूशन बनाते हैं, उसी आधार पर प्लानिंग होती है। करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए, ध्यान से देखते चलिएगा, कंफर्म करते चलिएगा। हर सवाल को एक बार अपने हिसाब से जरूर कोशिश करिए और देखिए, बताइए हमें, जिससे कि हम भी मतलब समझ पाए कि आप कितना सोच पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। अगले सवाल पर आइए, देखिए क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2016 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2500 है। कितनी है? 2500 है। इनमें 55% तो लड़के हैं
और बाकी लड़कियां। 2016 की बात है, एक कॉलेज में कुल बच्चे 2500 थे, जिसमें लड़कों की संख्या 55% थी, जो बची थी वो बेचारी लड़कियां थी। 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हो जाती है, 12% कुल बच्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है, जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो पिछले वर्ष के हिसाब से ही रहता है, बदलता नहीं है। 2017 में कॉलेज में लड़कियों की संख्या सबसे पहले 2016 में रही है। 2016 में जो टोटल स्टूडेंट है वो 2500 है। 2017 में आते हैं, 2017 में इस 2500 में 12% की वृद्धि होती है। 2500 में 12% की वृद्धि होती है। अगर 12% की वृद्धि होगी तो 12% होगा क्या, पहले समझिए। अगर हम इसका 12% बढ़ाते हैं तो 2500 गुणे 112 बटे 100 ना, देखिए 2 जीरो खत्म, 25 दूना 50, 25 एक्के 25, 25 5 30, कैरी 3, 25 एक्के 25 3 28, 2800 हो गया। अभी छात्रों की संख्या कुल 2800 हो गई। कितनी हो गई? 2800। अब इसमें हमसे कहा है कि 2017 में कॉलेज में लड़कियों की संख्या, अगर 55% लड़के होते थे पिछले साल, और तो 45% लड़कियां होती रही होंगी, तो जो लड़के थे वही लड़कियां थी। अगर हम रेशियो के आधार पे जाएं तो रेशियो बना ले, नहीं तो इसका सीधा सीधा 45%, क्योंकि आप समझ रहे हैं अगर बॉयज है 55% तो गर्ल्स कितनी होंगी? 45%। ये पक्का है क्योंकि जुड़कर 100% होना है। तो आप इसका केवल अगर गर्ल्स निकालना चाहते हैं तो आपको 2800 का 45% करना होगा। 45% मतलब 45 बटे 100 करना होगा। 2 जीरो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, 28 गुणे 45, 28 गुणे 45 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कॉलेज में कितनी लड़कियां थी। कॉलेज में लड़कियों की संख्या अगर हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, अब कितना आ जाएगा? 1260 आ जाएगा। 1260 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। आप रेशियो से भी जा सकते थे, आप किसी से भी निर्धारित कर सकते थे, आंसर यही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, कंफर्म हो गया सभी को? यस। ओके, अगले सवाल पर आइए। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 4 है 1 माइनस सेक ए का होल वर्ग प्लस 1 प्लस सेक ए का होल वर्ग। क्वेश्चन देखिए, यहां 4 है, दिख पा रहा है, ब्रैकेट में देखो क्या है, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझा देता हूं। ये 4 है, ब्रैकेट में 1 माइनस सेक ए का होल वर्ग प्लस 1 प्लस सेक ए का होल वर्ग डिवाइड बाई आपको 1 प्लस सेक स्क्वायर ए दिया हुआ है। ऐसे में हमसे पूछा क्या है कि इसका पूरा मान बता दो कितना होगा। देखो तरीके तो बहुत सारे हैं कि अगर हम चले पूरा हम आइडेंटिटी के हिसाब से मल्टीप्लाई करें, रूल्स लगाएं, भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा ही है। हम लगाना चाहें तो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे अपने पास भी 1 प्लस ए स्क्वायर बी है, मतलब जो आपका फार्मूला दिया है। लेकिन ऐसे करना सही नहीं होता है। मेरे हिसाब से आपको कोई एक कोण लेना चाहिए, कोई एक कोण, जो कोण जस्टिफाइड हो, जिसका हम फंडामेंटल रूल्स जानते हो। जैसे आपको किसी भी हालत में जो त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट है, उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स कोण की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे साइन का 0 से लेकर 30 से लेकर 45 से लेकर 60 से लेकर 90 तक। इसी प्रकार से कॉस का, टेन का, सेक का, कॉस का, सबका पता होना चाहिए। मैं अगर कह दूं कि चलो हम ए कोण जो ए है, ए को अगर हम 0 डिग्री ले लेते हैं, ऐसे मान लिया हमने, कितना ले लिया? 0 डिग्री। ऐसे मान लीजिए 0 डिग्री आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अब आपको बता दूं कि जो कॉस होता है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस 0 कितना होता है, कोई बताए? 1 होता है। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। याद रखिएगा इस बात को, कॉस 0 हमेशा 1 होता है, तो सेक 0 भी हमेशा कितना हो जाएगा? सेक 0 भी 1 ही होगा। कितना हो जाएगा? 0 1 ही होगा। अब हमने 4 लिखा, और यहां पर 1 माइनस पहले वाले में चल रहा हूं, सेक ए मतलब 1 का होल वर्ग प्लस 1 प्लस 1 का होल वर्ग डिवाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मतलब 1, सिंपल सी बात है। 4 लिखा, यहां पर 0 ही होगा, यहां पर 1 प्लस 1 2 का होल वर्ग 4 होगा, और यहां पर 2 होगा। अब यहां देखिए 2 दूना 4 हुआ, 4 दूना 8 हुआ। आंसर इसका देखिए कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ऐसे सवाल को इस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है। 8 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, बता दें कि राइट सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, तो सवाल का उत्तर 8 है, जो सी ऑप्शन में अवेलेबल है। प्लीज सभी लोग अच्छे से नोट कर लें, कंफर्म कर लें। देखिए ऐसे सवालों में बहुत कंफ्यूजन इधर उधर से बनती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो आप लोग यहाँ पर आंसर मतलब थोड़ा बहुत जैसे कुछ फंडामेंटल रूल तैयार कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। चलिए अगले सवाल पर आइए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। 2 पाइप हैं, 711 मिनट और 1185 मिनट टैंक को भरते हैं। मिनट में भरते हैं भाई, मिनट में टैंक को भरते हैं। ठीक है, 2 पाइप 711 मिनट में और 1185 मिनट में टैंक को भरते हैं। पहला क्या कहता है, जैसे यह यूपीएसआई में इस तरह के सवाल आपको
देखने को मिले होंगे इस आंकड़ों पर। जनरल रूल सबको पता होते हैं, लेकिन जब ये आंकड़े आते हैं तो कंफ्यूजन आती है। हमने कहा 2 पाइप है, पहली 711 मिनट में किसी टैंक को भरती है, दूसरी 1185 मिनट में उसी टैंक को भरती है। टैंक में एक रिसाव होता है, मतलब एक होल होता है जिससे कि पानी निकलता है, रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में भर पाता है। ठीक है, 474 मिनट में भर पाता है। रिसाव पाइप द्वारा अगर किसी एक भरी टैंक को खाली करना हो तो हमें कुल कितना समय लग जाएगा ये बताना है। देखो, ए भरने का काम करता है और 711 मिनट में किसी एक खाली टंकी को भर देगा। बी भी भरने का काम करता है, जो 1185 मिनट में किसी एक खाली टंकी को भर देगा। सी खाली करने का काम करता है, जो कोई भरी टंकी दे दीजिए उसको कुछ समय में खाली कर देता है। लेकिन हमें सी की परफॉर्मेंस पता नहीं है, हमको सी का इन्वॉल्वमेंट मिल गया, बस केवल सी के आने से हमारे काम पर प्रभाव पड़ा। ये देखिए ऐसे, क्योंकि ए भरता है, बी भरता है, सी खाली करता है, उसकी वजह से जिस टंकी को जल्दी भरना चाहिए था वह देर से भर पाई और 474 मिनट लगा। भाई ऐसे है जैसे कि आप भरने का काम कर रहे, पानी डाल रहे और 1 मिनट में कुछ पानी डाल रहे हैं, तब तक पीछे से कोई निकालता जा रहा है, तो भरेगा तो, क्योंकि वह कमजोर है क्षमता में जो निकाल रहा है, लेकिन जो भरने का समय है वो ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। ऐसे के लिए हम लोग यहां पर एक संख्या मानते हैं जो टंकी की क्षमता होगी। वह संख्या ऐसी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। ऐसी संख्या हमें प्लान करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसके लिए तरीका क्या है? इसके लिए तरीका यह है, हम एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेना इतना आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं। ऐसे के लिए हम सोचते हैं कि कोई एचसीएफ का सिस्टम है क्या, कोई मासा का पैटर्न है क्या, मासा के पैटर्न से हम लोग जाकर के आंसर दे पाते हैं। अगर आप सोचें तो सबसे देखिए, अगर हम एलसीएम की तरफ चलें, एलसीएम आएगा तो है ही, और मैं बता दूं आपको कितना आएगा यहां पर 71, मतलब ये इतना ही आएगा। देखिए, अगर आप एलसीएम सोचेंगे ना तो 7110 आएगा। लेकिन ये भी एक सोचा कैसे? भाई प्रॉब्लम तो यही है ना कि सोचा कैसे। हम ऐसे के लिए मासा सोचते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे जो छोटा नंबर है क्या वो सबको डिवाइड कर रहा है? हम इस तरह सोचते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है। अब इसको कौन डिवाइड करता है? हम ऐसे प्लान करते हैं। हम जैसे देखिए, जो हमारा 476 है, अगर सोचा जाए तो 476 का आधा कितना होगा, आप खुद ही सोचिए, बाकी हम आपको उससे भी बता रहे हैं। 476 का आधा कितना हो जाएगा? 476 का आधा होगा 238। 238 होगा जो प्रत्येक को मेरे हिसाब से डिवाइड कर देगा। 238 देखिए कैसे, 1185 को, हाँ ऐसे ही सोचना है आपको, ठीक है, ऐसे डिवाइड किया लेकिन नहीं जा रहा है। अब आपको इसको एक बार और एक स्टेप डाउन करना चाहिए। जैसे 476 को अगर हम 3 से भाग करें, 7 से 13 4 17 नहीं जाएगा। अगर हम इसको 4 से भाग करें, हाँ 476 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो उससे चला जाएगा। लेकिन बस वही है ना कि ऐसे सवालों में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे जाएं। हमें इसके जब सोल्यूशन पर जाना होगा तो इसके हमें ऐसे ही नंबर पर प्लान करना होगा जो हमारा प्रॉपर इसको कटने की स्थिति में ला दे। मैं आपको बता दूं, हम उस संख्या पर पहुंच पाएंगे 10 बार जाकर। 7110 यह टंकी की क्षमता हो गई, और यह टंकी की क्षमता है तो इसने उसको 10 बार में डिवाइड किया। इसका मतलब यह प्रति मिनट ही तो ना 10 लीटर पानी डालेगी। उसी तरह से अगर इसकी बात किया जाए तो यह 6 बार जाएगा। देखो 6 बार जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो यह 6 बार जा रहा है, 6 लीटर पानी हर मिनट में डालेगा। लेकिन जब मैं इससे भाग करूंगा तो यह 5 बार, यह आपका देखिए कितना बार जाएगा पता है? 6 बार नहीं, हाँ ठीक है, ये जो है अगला वाला हमारा, यह जाएगा कितना? 15 बार जाएगा। इसका मतलब 15 लीटर पानी हर मिनट पड़ रहा था। आप समझो प्रश्न क्या है, स्थिति क्या है। यह हर मिनट 10 लीटर पानी डालता था, यह 6 लीटर पानी डालता था। दोनों को मिला दो, 16 लीटर पानी पड़ना चाहिए था। बट ठहर कितना रहा पानी? 15 लीटर। जा रहा था 16 लीटर, बट ठहरता कितना था? 15 लीटर। इसका मतलब 1 लीटर उड़ जाता था, निकल जाता था। और निकालता कौन था? सी। तो सी निकालता था हर मिनट 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी निकालता था। और टोटल टंकी थी कितनी? 7110 लीटर की। 1 लीटर पानी हर मिनट निकाले। अगर इसको हम लगा दे कि तुम खाली करो चलो भरी टंकी को, भैया इसको खाली करने में ना 7110 मिनट लग जाएगा। 7110 मिनट टोटल लगेगा, तब जाकर के खाली कर पाएगा। ऐसे सवालों के लिए लासा परफेक्ट प्रोसेस नहीं है, मासा पर चलना चाहिए। मैं जो बता रहा था आपको, सबसे छोटे के पास जाइए, सबसे छोटा सबको काट दे, बहुत अच्छी बात है। नहीं काट पाए तो इसी के 4 से देखिए डिवाइड करिए, जो नंबर आएगा सबको काट देगा।
उससे हम एक संख्या क्षमता बना देते हैं। ऐसे सवाल आजकल आंकड़ों में पूछे जा रहे हैं, जो कंफ्यूजन है। और मैं बताऊं, इन सवालों पर सही में अभ्यास अगर किसी का नहीं है तो फिर वो बैठ जाएगा एग्जाम में, नहीं कर पाएगा। कितना बढ़िया मास्टर है वो, कितना बढ़िया जो है अपने कैलकुलेशंस को रखता है, लेकिन ऐसे सवाल केवल और केवल आपके अभ्यास पर, आपकी कनेक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं। अगर कनेक्टेड है तो कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। अगले सवाल पर आइए। एक घड़ी को 16% मुनाफे पर अर्थात लाभ पर बेचा जाता है। यदि ये घड़ी 10% कम दाम में खरीदी गई होती और 14 रुपए कम दाम में बेची जाती तो भी 25% का मुनाफा होता। घड़ी की लागत कीमत हमको बतानी है कितनी होगी। घड़ी की लागत कीमत कितनी है ये हमको बताना है जी। समझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मुश्किल होता है, मैं वही तो कह रहा हूं। अब सवाल पर आओ। चलिए मेरी बात समझो। मैंने क्या बताया, एक घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है। यदि घड़ी 10% कम दाम में खरीदी जाती और इसे 14 रुपए कम दाम में बेचा जाता तो 25% का मुनाफा होता। ठीक है, तो घड़ी की लागत कीमत बता दो। ऐसे सवालों को हल करने का सिस्टम जो है उसको समझ, मैं लासा से नहीं बताऊंगा उसको, मैं मासा से बताऊंगा, और मैं उसका शॉर्ट वीडियो दूंगा आप लोगों को, उसको देखना तभी हो पाए। क्योंकि इसमें अगर शॉर्ट वीडियो भी अगर 10 मिनट में समझाऊं ना तो इधर तो आप दिक्कत कर जाओगे। मैं उसका एक सिस्टम आपको, हालांकि मैंने दिया है, अगर आप उसको देखोगे तो मैं एक लिंक आपको दूंगा जहां पर वैसे मैंने 4-5 सवाल करवाए हैं। जो शॉर्ट वीडियो में यूपीएसआई के जो पैटर्न्स पर आजकल जो बन रहा है सवाल, वो उस तरह के क्वेश्चंस पर आपको दिखेगा, मतलब उसके पैटर्न पर दिखेगा, वो दिखता है जी। एक घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है। यदि अब देखिए, अगर ऐसी स्थिति है, जैसे एक कंडीशन नहीं होती, कभी कभी कोई दुकानदार किसी वस्तु को किसी एक सर्टेन प्राइस में खरीदता है, खरीद करके वह किसी एक प्राइस में बेचता था। अब उसने आगे प्लान किया, उसने खुद थोक विक्रेता से कम दाम में खरीदा, ग्राहक को भी कम दाम में बेचा, फिर भी उसका मुनाफा परसेंटेज बढ़ गया। और ऐसी स्थिति में हमको उसकी लागत वैल्यू बतानी है। देखिए जितने लोग कर सके बताइए। देखिए कुछ लोग के आंसर्स आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है। एक घड़ी का दाम है और यह उसका विक्रय मूल्य कर दीजिए। ठीक है, हमने कहा यदि उसने उसको 100 में खरीदा था तो अभी तक 16% के मुनाफे में बेच रहा था, अर्थात 116 में बेच रहा था। आगे देखिए, यदि उसने घड़ी को 10% कम दाम में बेचा होता, खरीदा होता, सॉरी देखो लिखा है, यदि घड़ी को 10% कम दाम में खरीदा होता, मतलब 90 में खरीदता, और 14 रुपए कम दाम में बेचता। बस गलती लोग यहीं से कर देते हैं, 14 डायरेक्ट घटा देते हैं। आप डायरेक्ट नहीं घटा सकते हो, स्थिति है, तो उसे 25% का लाभ होता। अब 25% का लाभ भैया यहां से होगा। 25% होता कितना है, 1/4। 1/4 का मतलब 4 का समान 1 बढ़कर 5 में मिलेगा। लिखिए इतना गुड़े, अब यहां से लिखिएगा, यहां तो लिख नहीं सकते हम लोग, यहां लिखूंगा, मतलब आप कर दो सीधा सीधा 90 गुड़े 5, मतलब इससे आप देखो समझ गए ना। मतलब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9×5 = 45, 450/4 कर दीजिए। 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 2 8, 4 5 20, 112.5 में हो जाएगी। मतलब स्थिति यह है कि अगर घड़ी 100 में खरीदी जाती थी पहले, 16% के लाभ पर उसे हम 116 में बेचा करते थे। 10% कम में खरीदा, 90 में मिली, और हमने उसको 25% के लाभ पर बेचा, 25% के लाभ पर बेचा, तो कितने में बिकी, 112.5 में। लेकिन स्थिति क्या है, यहां से सॉरी 25% के लाभ पर बेचा तो इतने में बिकी, लेकिन पहले की तुलना में दुकानदार ने ग्राहक को भी मार्जिन दिया और 14 रुपए कम में बेचा। आपको इनका डिफरेंस देखना है। यहां से कमी कितने की हो रही है, 3.5 की, और यहां पर कितने की कमी हो रही है, आप देख रहे हैं 14 की। तो हम लिख सकते हैं 3.5 बराबर 14। ठीक है, और निकालना क्या है, 100 का मान जो क्रय मूल्य है। तो 100 बराबर क्या, दशमलव हटा दे, एक जीरो बढ़ा, 7×5 = 35, 7 दूना 14, 5 चौके 20, 4 को 100 से गुणा करिए। 400 रुपए उस वस्तु की लागत थी, अर्थात उस घड़ी का क्रय मूल्य था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बढ़िया सवाल था। देखिए एक बात और मैं बता दूं, ऐसे सवाल में अगर आपने यह यूनिट कंपेयर कर लिया तो पहले का विक्रय मूल्य, अब का विक्रय मूल्य, अब का क्रय मूल्य, पहले का क्रय मूल्य सब निकाल सकते हैं। हर तरह की स्थिति यहां पर सॉल्व हो जाती है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बी ऑप्शन होता है। अगले सवाल पर आइए। एक ट्रेन, ध्यान सुनते चलिएगा, सवाल खूब बढ़िया से पढ़िए, और मैं चाहूंगा कि प्रत्येक सवाल का सलूशन आप जरूर अपने आधार पर बनाइए, तभी जाकर के कंफर्म होगा। सवाल क्या, एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म और एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है, अब बढ़िया एक सवाल और मिला हमारे पास, और ऐसे सवाल
हाईकोर्ट की परीक्षा के सबसे अच्छे और अस्त्री सवालों में होते हैं। आइए इस पर काम किया जाए। ट्रेन की अपनी एक लंबाई है, ट्रेन की अपनी एक लेंथ होती है और ट्रेन की अपनी एक स्पीड होती है। ट्रेन इस लेंथ में होती है, उसकी एक सर्टेन स्पीड होती है। इस गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म और एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई क्या थी? प्रॉब्लम देखो क्या है, समझो। जो प्लेटफॉर्म था वो 120 मीटर लंबा था और जो पुल था वो 280 मीटर लंबा था। ये पुल था और ये प्लेटफॉर्म था, ठीक है। आपको बता दूं कि जब भी प्लेटफॉर्म या पुल को कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, खड़ी रेलगाड़ी को पार करती है तो अपनी भी लंबाई को जोड़ लेती है। अब मैंने नोटिस किया कि उस रेलगाड़ी ने इसको पार किया है 8 सेकंड में, जबकि उसने इसको पार किया है 12 सेकंड में। कारण क्या है बताइए? ज्यादा समय क्यों लगा? ज्यादा समय जो 4 सेकंड आपको देखने को मिल रहा है क्यों लगा बताइए? इसलिए क्योंकि जो पुल है इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा लंबा है। लंबाई रेलगाड़ी की तो दोनों में बराबर बराबर रहेगी, इसमें भी रहेगी उसमें भी रहेगी। इसने पुल को पार किया था, प्लेटफॉर्म को पार किया तो 8 ही सेकंड लग रहा था क्योंकि 120 मीटर था। 280 मीटर का जो प्लेटफॉर्म था उसको पार किया तो 12 सेकंड लगा। ये जो 4 सेकंड का डिफरेंस है, कारण इसका यही है क्योंकि जो यहां पर पुल है प्लेटफॉर्म से ज्यादा लंबा है, 160 मीटर की डिस्टेंस है। अब 160 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में चलकर पार किया है। आपको बताना है कि उसकी चाल क्या है। हमसे जो चाल, पहले तो आप देखो 160, अब यहां से कई बातें कंफर्म हो जाएगी। जैसे अगर हमसे ये पूछा होता कि उस रेलगाड़ी की चाल क्या थी तो चाल हम नहीं बता सकते थे, बिल्कुल बता सकते थे। चाल बराबर 160/4 हो जाता, 40 मीटर पर सेकंड उसकी चाल हो जाती, 40 मीटर पर सेकंड उसकी चाल हो जाती। अब स्थिति क्या है कि उस रेलगाड़ी ने 120 मीटर लंबे और अपनी भी लेंथ को जोड़ लीजिए, इस लेंथ को इस चाल से चलते हुए कितने सेकंड में पार किया है? 8 सेकंड में। तो 8 गुणे में कितना कर दूं? 40 कर दूं। क्यों? क्योंकि यहां पर समय गुणे चाल कर दिया, यल प्लस 120 कर दिया बराबर 320 हो गया। और अगर हम लोग यल का मान निकालेंगे तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दी गई थी। आप समझ गए होंगे इस सवाल का सही नेचर क्या है, ठीक है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, मेरे हिसाब से आप इसको समझ पा रहे होंगे। यहां से हमने, अच्छा सवाल में बहुत बार रेलगाड़ी की लंबाई नहीं, रेलगाड़ी की चाल ही पूछ लेता है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। क्योंकि रेलगाड़ी जब कभी किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, खड़ी रेलगाड़ी को पार करती है तो अपनी लंबाई में उनकी लंबाई को जोड़ लेती है और दोनों को पार करती है, खुद को भी पार करती है और उस रेलगाड़ी को भी पार करती है, उस पुल को भी पार करती है, उस सुरंग को भी पार करती है। तो अपनी लंबाई को तो कॉमन मान लिया उसने, बाकी की लंबाई का जो डिफरेंस है वही कारण था 4 सेकंड। इससे हमने रेलगाड़ी की चाल निकाल दी। चाल गुणे समय से हमने कुल दूरी तय करी और दूरी क्या थी? रेलगाड़ी ने खुद को और प्लेटफॉर्म को पार किया था और इससे हमने रेलगाड़ी की लेंथ निकाल दिया। यही आंसर था। आगे बढ़िए, इसको पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। बहुत बढ़िया देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, थ्योरेटिकल थोड़ा सा। प्रश्नांश में एक प्रश्न है जिसके बाद 2 कथन हैं। निम्नलिखित निर्देशों का उपयोग कर प्रश्नांश का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? वृत्त सी का क्षेत्रफल क्या है? एक क्वेश्चन है, एक वृत्त है, सर्कल का एरिया हमसे पूछा है। बहुत बढ़िया शानदार सा थ्योरेटिकल डिस्कशन है, अगर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं सुनिए। प्रश्न है वृत्त सी का क्षेत्रफल क्या है? एक सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है और उसके लिए 2 कॉन्सेप्ट, 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप समझते हैं, आर्क, ये 7 सेंटीमीटर का है। सांप सी के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। दूसरा, 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा सी के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखिए 10 मीटर लंबाई की एक जीवा इसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यह विकल्प चयन कीजिए यदि प्रश्न का उत्तर केवल एक कथन से दिया जा सकता है लेकिन दूसरे कथन से नहीं दिया जा सकता है। यह विकल्प चयन कीजिए यदि प्रश्न का उत्तर किसी एक ही कथन से दिया जा सकता है। यह विकल्प चयन कीजिए यदि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का उपयोग करके दिया जा सकता है। यह विकल्प चयन कीजिए दोनों कथनों को एक साथ उपयोग में लाकर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मैं आपको बता दूं इस सवाल का सही सिस्टम क्या है। इस सवाल का सिस्टम यह है, सुनिएगा। जब आपको इस सवाल में पहली कंडीशन पर जाकर के इसने चाप की लंबाई दे दिया, आर्क लेंथ दे दिया जिसको हमने 7 सेंटीमीटर कहा है,
और इसने जाकर केंद्र पर 30 डिग्री का कोण भी बनाया है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण भी बनाया है। लेकिन आप इस बात को सोचो तो कि 7 सेंटीमीटर लंबाई की एक चाप सी के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है। हमको रेडियस की कोई जानकारी नहीं है, त्रिज्या की कोई जानकारी इसमें नहीं है। बिना त्रिज्या के हम कैसे कर पाएंगे? अब बताइए, क्या त्रिज्या के बिना हम लोग यहां पर आप उत्तर दे सकते हैं? समझिए मैंने आपको कहा यहां पर जैसे इसने देखिए ऑप्शंस हमको दिए हैं, क्षेत्रफल तभी ज्ञात हो सकता है जब अपने पास त्रिज्या हो। आर्क लेंथ दिया है, रेडियस नहीं पता है, कोण पता है, हम चाहेंगे तो यहां से रेडियस निकाल सकते हैं। क्यों? कैसे निकाल सकते हैं? चाप की लंबाई का रियम होता है पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180 और उससे हम लोग यहां पर रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कोण तो दिया है ना। 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप सी केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। बिल्कुल कर सकते हैं। यह विकल्प चयन की कोई प्रश्न का उत्तर केवल एक कथन से देना, इसकी बात करना है। दूसरी तरफ चलते हैं। इसने लिखा था लेकिन दूसरे कथन से नहीं दिया जा सकता, बट जब मैं दूसरे कथन पर गया तो यहां पर 10 सेंटीमीटर है। हम सब की जानकारी है, हम सबको पता है, अगर यह 90 है तो यह कर्ण है, और अगर कर्ण है तो निश्चित तौर पर इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र से यह लेंथ हमेशा बराबर बराबर दूरी जनरेट करता है। यह समकोण त्रिभुज बनेगा, यह भी आर है, यह भी आर है। क्या आर नहीं निकाल पाएंगे आप? अर्थात इस आर की मदद से हम इतनी जानकारी से भी हम लोग यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा यहां कहना है ये दोनों कथन 1 और कथन 2 दोनों यहां पर कैपेबल हैं उस वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए। मैं वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए हम दोनों कथनों का उपयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? यस। इसको फिर समझाऊं। मैंने कहा कि यहां पर देखो हमारे पास 2 कंडीशन दी गई थी, दोनों कंडीशंस की मदद से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या की जरूरत होती है, और त्रिज्या यहां से भी निकल सकती है, पहली स्थिति से भी और दूसरी स्थिति से भी। इसका मतलब यह विकल्प चयन कीजिए यदि प्रश्न का उत्तर किसी भी एक कथन से दिया जा सकता है, मतलब दोनों कथनों से प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। मतलब बी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन आप लेकर चल सकते हैं, क्योंकि एक कथन नहीं, दोनों कथन कैपेबल हैं, दोनों से हम रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस निकाल दिए तो हम क्षेत्रफल भी आंसर आराम से दिया जा सकता है। ये सवाल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कहा है क्वेश्चन में 60 व्यक्ति हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन का समय लेते हैं। कहते हैं हम 36 दिन में दीवार बनाएंगे। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। जब काम का छठा हिस्सा पूरा होता है तो 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा? कितने दिन का समय लगेगा, इसको आइए थोड़ा डिस्कस करिए। जैसे हमने कुछ मजदूरों को, कुछ श्रमिकों को काम पर लगाया, उनकी संख्या थी 60। उन्होंने कहा कि हम लोग 36 दिन में पूरे काम को कर लेंगे, अर्थात 36 से गुणा कर दीजिए। ये टोटल वर्क हो गया, जो आप लिख सकते हैं कितना बताइए, 216 10, मतलब 6 36 36 18 3 21, ये टोटल काम हो गया। इसको आप ऐसे लिख लीजिए। कंडीशन पढ़िए, काम का जब छठा हिस्सा पूरा हुआ, काम का जब छठा हिस्सा पूरा हुआ, मतलब काम का छठा हिस्सा, टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क का जब छठा हिस्सा पूरा हुआ, अर्थात 1/6 काम पूरा हुआ। 2160 का 1/6 करिए, 6 18 6 4 36, मतलब 360 काम जब इसमें से खत्म हो गया, 360 काम जब इसमें से खत्म हो गया, तो पता चला कि 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए। श्रमिक कितने थे? 60। 60 का 1/4 क्या होगा? 15। 15 लोग काम छोड़कर चले गए, तो शेष कितने बचे बताइए? 45 ही बचे हैं। शेष कितने बचे? 45 ही बचे हैं। अब कह रहा काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगे। एक बात बताइए, समझते चलिएगा। अगर ये 60 के 60 रहे होते तो 36 दिनों में पूरा काम कर लेते कि नहीं? बिल्कुल कर लेते। हमने कहा जिस काम को 60 मजदूर कितने दिन बाद देखिए गए थे वो लोग, काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। हमने कहा जिस काम को 60, अच्छा एक बात बताइए, ये जो 60 मजदूर थे प्रतिदिन एक काम करते थे, 36 दिन में पूरा काम करते थे। 6 दिन बाद देखिए यहां पर जो छठा काम होगा, छठा काम 6 दिन में पूरा होगा, तो 6 दिन कंप्लीट हुआ, 6 दिन को निकाल दीजिए, मतलब 6 दिन तक काम हुआ होगा तभी तो छठा काम पूरा हुआ होगा।
तो 6 दिन निकाल दीजिए, तो बचे कितने दिन? 30 दिन। हमने कहा अगर 60 अपने पूरे होते तो 30 दिन में जो काम कर पाते वही काम अब अपने पास कितने मजदूर हैं? केवल 45। बोलिए है कि नहीं? हाँ। कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे यही आपको बताना है। आइए करते हैं। 15 तिया 45 होता है, 15 दूना 30 होता है, 3 20 बार होता है, 20 दूना 40। उन्हें 40 दिन का वक्त लगेगा। उस काम को समाप्त करने में उन्हें 40 दिन का वक्त लगेगा। इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी सब करने की तामझाम। समझ रहे हैं? चलिए आइए देखिए अगला सवाल देखिएगा, ये कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ताश की एक गड्डी में से 2 बादशाह के निकाले जाने की क्या संभावना है यदि पहले बार में निकाले गए पत्ते पुनः वापस गड्डी में नहीं डाले जाते हैं? पहले बार निकाले गए पत्ते पुनः वापस गड्डी में नहीं डाले जाते। सुनिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। ताश की कुल 52 पत्तियां होती हैं। एक गड्डी में, एक पैक में 52 पत्तियां होती हैं। हम 26-26 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 26 ब्लैक होती है और 26 ही रेड होती है। 26 को पुनः फिर हम 13-13 में बांट देते हैं। 13 ब्लैक में चलिए तो स्पेड एंड क्लब होता है, और वही 13-13 इसमें हार्ट एंड डायमंड होता है। ठीक है, बाकी जो 13 का कॉम्बिनेशन है वो 3 तो फेस कार्ड होते हैं, जिसमें किंग होता है, क्वीन होती है, जैक होता है, एस एक और कार्ड होता है जिसे 1 के नंबर से काउंट किया जाता है। 10 नंबर्ड कार्ड होते हैं। कुल मिला के 13-13 कार्ड, एक ही जैसे सारे कार्ड यहां पर होते हैं। जब भी किसी एक कार्ड के निकाले जाने की प्रायिकता हम निकालते हैं तो हम जानते हैं कि जो प्रायिकता होती है वो हमेशा पी ऑफ ए से डिनोट की जाती है, और प्रायिकता का मान एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस से प्रेजेंट किया जाता है। अर्थात कितना आउटकम्स है और कितना टोटल, मतलब कितना हमारे फेवर में है और कितना टोटल है। अब जैसे सवाल क्या है देखो, और एक चीज और दिमाग में रखिएगा, प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं होती, मतलब नेगेटिव नहीं होती, और 1 से बड़ी नहीं होती, मतलब 1 के ऊपर नहीं जाती है। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है, या तो 1 भी हो जाती है या तो कभी कभी 0 भी हो जाती है, लेकिन 1 से छोटी नहीं और 1 से बड़ी नहीं और 0 से छोटी नहीं होती है। अगर हमको पता है कि जो बादशाह हैं किसी भी पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड में टोटल 4 हैं, हमने कहा हम अगर एक बादशाह निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी बताइए। एक बादशाह के निकाले जाने की प्रायिकता, क्योंकि बादशाह कुल कितने हैं? 4 हैं, तो 4 पॉसिबिलिटी, अगर हम बेल सफल प्लेइंग कार्ड से एक बादशाह निकालें तो 4 ऑप्शंस अपने पास निकालने के हो सकते हैं। तो बादशाह के निकाले जाने की प्रायिकता 4/52 हो गई। लेकिन हमने कहा प्रश्न में पढ़िए एक गड्डी में से 2 बादशाह निकाले जाने की क्या संभावना है यदि पहली बार में मैंने 4/52 निकाल दिया, मतलब 4 निकाल सकता हूं तो इसकी प्रायिकता 4/52 है। लेकिन हमने साफ साफ कहा कि निकाले गए पत्ते पुनः वापस गड्डी में नहीं डाले जाते हैं। अगर नहीं डाले जाते हैं, 2 कार्ड आपने निकाल लिया, तो 2 के बाद अब कार्ड कितने बचे ये सोचिए। ऐसे में जैसे एक कार्ड आपने निकाल ही लिया तो अगली बार कितने बादशाह बचेंगे? 3, और 3 यहां पे जो संख्या 52 थी अब संख्या भी घटकर कितनी हो जाएगी? 51। अब इसका सोल्यूशन कर डालिए, आंसर हो जाएगा 4 तिया 12 हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, 52 गुणे 51। 52 गुणे 51, थोड़ा काटना चाहे तो काट सकते हैं। देखिए 52 गुणे 51, थोड़ा आसान कर दीजिए इसको। कैसे? एक तो 4 से भी कट रहा है, 4 13 बार, हाँ 4 तिया होता है, 3 से और काट 17 बार होता है, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 13 गुणे 17 है। 13 गुणे 13 सत्ते 91, 1 कैरी 9, 13 के 13 9 22, 221, 1/221 इसका राइट सोल्यूशन होगा, बी ऑप्शन, 1/221। ये सवाल आ चुका है आपके उसमें, ठीक है। इस सवाल पर अपना फोकस बनाइए, ऐसे सवाल पर बिल्कुल कमांड बनाइए। ये सवाल आपके लिए पूछा गया है और आप ध्यान भी दीजिए इस पर। अगला सवाल देखिए क्या है, 62 क्वेश्चन देखिए कैसे है। एबीसीडी एक वर्ग है, एक क्या है? स्क्वायर है एबीसीडी, हाँ ABCD एक वर्ग है। पी वर्ग के बाहर एक बिंदु है, पी एक बिंदु है, देखिए ध्यान से, वर्ग के बाहर है एक बिंदु है। यदि पी ए, देखो हम बनाने को कहीं से भी बना सकते थे, मैंने आपको कहा कि हमारे पास एबीसीडी एक वर्ग है, पी वर्ग के बाहर एक बिंदु है। हमसे कहा है कि पी ए बराबर 12 है, यहां से इसको मिला दें तो 12 है ये लेंथ, और साथ साथ पी बी कितनी है? पी बी आपकी 10 है, मतलब ये भी ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम पी बी को प्लान कर दें तो पी बी कितना है? 10 है। पीसी को बोला है 16 है, पीसी को 16 है, तो हमसे पीडी का मान पूछ रहा है, ए लेंथ पूछा जा रहा है। इसका एक सिंपल रिलेशन होता है, उस रिलेशन पर चल करके हम इस सवाल का उत्तर आपको सीधा सीधा बता देते हैं, आप लोग इसको फॉलो कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि कैसे होगा। हम लिख दें पी ए स्क्वायर,
PA²। बट जब हम PA को लेंगे ना, PA को, तो आपको PA के साथ किसको कनेक्ट करना होगा पता है? PC को। PA के साथ आपको PC को कनेक्ट करना होगा, PA² प्लस PC²। उसी तरह से इसको प्रूव भी कराया जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि ऐसे ही होता है। PD के साथ अगर हम PD लेकर चलेंगे ना, तो PD के साथ हमें PB लेना होगा। हम लिखेंगे PD² प्लस PC², PB²। आपको यहां कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। चलिए, PA का मान पता है 12 का वर्ग, प्लस PC हमको पता है 16 का स्क्वायर, PD हमको जो है PD ही पता करना है, प्लस PB कितना है? 10 का वर्ग है। अब इसी को फॉलो कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 12 हम में 144 होता है, 16 हम में 256 होता है, बराबर PD² प्लस 100 है। समझ रहे बातों को? जोड़ दिया 400 होगा, 400 में से 100 निकलेगा 300 होगा, 300 बराबर PD²। तो PD बराबर बोलो कितना होगा? √300। √300 का मतलब 3 गुणे 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। 10√3 हो गया। 10√3 है, ऑप्शन नंबर सी है, राइट सोल्यूशन है। 10√3 है, ऑप्शन नंबर सी है, राइट सोल्यूशन। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझिए, कंफर्म करिए, ठीक है। अब अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल देखिए, 5%, ध्यान सुनिएगा, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए का भुगतान 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। हर किस्त की राशि ज्ञात कीजिए कितनी होगी। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए कितनी होगी, आप सभी लोग फटाफट बताइए। हमने किस्त का सवाल एक और कल कराया था, चक्रवृद्धि ब्याज का ही था। हमने जैसे देखिए एक लोन लिया 7500 का, जिसका भुगतान मैंने वादा किया कि हम 3 किस्तों में दे देंगे। अब कोई ऐसे सोच ले कि चले हम पहले 5% की दर से ब्याज निकाल लें, ब्याज को मूलधन में जोड़ लें, 3 से भाग कर दे, तो आप नुकसान में चले जाओगे। आपको जो बैंक का प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए, उसके हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको थोड़ा समझिएगा। हम यहां पर 5% को 1/20 लिख देते हैं। हम यहां पर प्रिंसिपल लिखते हैं, या हम लोन ली गई राशि है, ये लोन है, और लोन के बाद यहां पर आप किस्त लिखा करो, ठीक है। आप लिखिए कितनी बार में चुकता करना है। इसके लिए देखिए 20 का 1 जुड़कर 21 होगा, 20 का 1 जुड़कर 21 होगा। अगली किस्त कैसे डेवलप होगी? 20 का वर्ग करेंगे 400 आएगा, और 21 का 441 हो जाएगा। 20 का क्यूब करेंगे 8000 हो जाएगा, और इसका 9261 हो जाएगा। किस्तें समान होती हैं तो किस्तों को समान करना पड़ेगा। इसको आप 21 से गुणा कर दें, इसको आप 441 से कर दें, क्योंकि इसको 441 से किया तो इसको भी 441 से करना होगा, इसको 21 से किया तो इसको भी 21 से करना होगा। तो यहां पर यह अमाउंट कितना? 0, 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। इसको देखिए 21 चौके 84, 8400, और यह 8000, करेक्ट है। ये आपके पास अमाउंट हुआ। अब ये आपका क्या हो गया बताएं? ये आपका ये आपकी लोन ली गई राशि हो गई, और किस्त तो 9261 है, किस्त तो 9261 है। टोटल जोड़िए थोड़ा, कितना होता है? 0, 2, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 8 16, 16 8 24, 24 1 25, 25,220 हो गया। हमने कहा कि यहां पर हमारे पास जो देखिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपए का भुगतान करना है। अब यहां 7500 का भुगतान करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कंफर्म करिए। लमसम थोड़ा सा डेटा पर हमें जाना होगा, लमसम डेटा पर, अर्थात हम कह दें यह जो 25,220 है, इसको हम कंपेयर करें 7500 से। एग्जैक्ट तो हमारे ख्याल से नहीं आएगा, हमको 9261 का मान इसकी तुलना में बताना है, जो एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा, लेकिन नियरर आपको आंसर में देना मैं बता सकता हूं। एग्जैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि कट नहीं रहा है, यहां सवाल आपका कटने की स्थिति में नहीं। हमने इसकी जब तुलना करी तो यह नियरर आंसर के रूप में जो सबसे क्लोजर आ रहा है 2754 के आसपास आ रहा है। ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 2754। मतलब ये थोड़ा सा, मतलब ये ऐसा था ना कि जो डेटा सेट नहीं था, और सेट नहीं क्योंकि सवाल पूछा गया है, पूछा जाता है, इसलिए इसको दिया गया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आसपास कैलकुलेशंस को बहुत इजीली देखिएगा, और ऐसे सवालों में कभी कभी आपको मेंशन कर देता है कि लगभग आपको उत्तर बताना है, लगभग बता देगा तो लगभग हम कर देंगे, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आ जाइए। 2 सरल रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन के क्रम में निम्न कथनों पर ध्यान देकर सही कथनों का चयन कीजिए। 2 सरल रेखाएं, देखिए 2 सरल रेखाएं हैं, इनको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, और इस स्थिति में जब प्रतिच्छेद होगा तो उसके सेंस में क्या सिस्टम बनेगा? आसन्न कोण पूरक होते, आसन्न मतलब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल इसने कहा पूरक, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं।
आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट मतलब जो एक तरह से आप कह सकते हैं ना संगत, मतलब जो साथ में जुड़े कोण होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल तो पूरक नहीं, पूरक कौन होते पता है? को इंटीरियर, ये कोण एक दूसरे के साथ पूरक होते हैं। हमसे कहा है जो सही कथन है उसका चयन करना है। आसन्न कोण संपूरक होते हैं, संपूरक का कोई लेना देना नहीं यहां पर। अगर हम संपूरक की बात करें, देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ा सही पर हम चलते हैं। आसन्न कोण संपूरक, हाँ ये देखिए, ये आसन्न कोण आपके कौन है पता है? जो आपके साथ एलाइन है। जैसे ये कोण इसके साथ हो गया। अब एडजेसेंट एंगल जो होगा, ये दोनों क्या होते पता है? संपूरक होते हैं, अर्थात इनका जो योग होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं, जैसे यह कोण इसके बराबर होता है, यह कोण इसके बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यह भी सही है, यह भी सही है। शीर्षाभिमुख कोण संपूरक गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। इस स्टेटमेंट में सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, आप लोग इसको कवर करिए। क्या लिखा है? एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक चौकोर मैदान के एक कोने पर 14 मीटर लंबी एक रस्सी के साथ बांधा जाता है। ठीक है, आप समझो यहां पर क्या है। एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक चौकोर मैदान, मतलब वर्ग है। देखिए ये वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं 16 है, इसकी सभी भुजाएं 16 हैं, और घोड़े को यहीं कहीं बांध दिया जाता है। देखो ये यहां बांध दिया। एक रस्सी है जिससे बांधा गया, देखिए लिखा होगा एक चौकोर मैदान के कोने पर 14 मीटर रस्सी के साथ बांधा जाता है। अब घोड़े का एक खूंटा है ए, अब घोड़ा घास चरता है, लंबी एक रस्सी के साथ बांधा जाता है। मैदान के उस क्षेत्रफल का पता चलाएं जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। घोड़े का एक खूंटा है, 14 मीटर रस्सी यहां तक पहुंची होगी, यहां तक पहुंची होगी, तो उसने जब चरा होगा ना, तो ये लेंथ यहां से यहां तक की बराबरी होती है। ये इधर तो जा सकता है अगर मैदान खाली है तो, लेकिन मैदान के इस हिस्से को नहीं चर सकता है। अब मैदान हमारा चौकोर है, वर्ग है, और सभी भुजाएं 16 हैं, तो कुल मैदान का क्षेत्रफल 16 का वर्ग है, मतलब 256 मीटर स्क्वायर है। इतना मैदान था उसके पास चरने को, लेकिन वह चर कितना पा रहा है उसको सोचिए। अब चरने के लिए देखा तो यह वृत्त की क्या बन गई? वृत्त का एक सेक्टर बन गया, और इसमें यह कोण कितना है? 90 है। यह कोण कितना है? 90 है। हमें इसका एरिया पता करना है। दरअसल यह वृत्त के क्वार्टर को जनरेट कर रहा है, और हम चाहे तो सेक्टर कह दें चाहे क्वार्टर कह दें, बात वही होती है। सेक्टर के लिए इसको आप कहिए 90, और टोटल कोण कितना होता है? 360 गुणे इसकी रेडियस को मानो 16 नहीं 14, क्योंकि यहां पर ये लेंथ 14 है, यहां से यहां तक 14 का वर्ग हो जाएगा, या 14 आप लिख दीजिए, 14 गुणे 14 इतना भाग वो चर सकता है। 90 1/4 होता है, मतलब 90 से डिवाइड कर दे, 1/4 गुणे 14 में 196 होता है। 4 चौके 16, 4 9 36, 49 मीटर वह चर सकता है। अब 49 क्या कर दें? देखिए ध्यान से, पहले तो एक बार समझ लीजिए खूब अच्छे से। मैंने जो बताया, हमने कहा देखिए ये लेंथ अपने पास यहां से यहां की लेंथ, यहां से यहां की लेंथ क्या थी? ये आपके पास रेडियस थी, और उस आधार पर अगर हम लोग इस भाग की बात करें तो यह वृत्त का एक क्वार्टर बना रहा है, क्योंकि वर्ग अगर है तो वर्ग का जो मान कोण होता है एडजेसेंट, जो उसके भुजाओं के बीच जो लगे कोण होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अब इसका क्षेत्रफल मैंने आपको कहा कि 1/4 गुणे यहां पर हम 14 गुणे 14 थोड़ी करेंगे, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो क्वार्टर का एरिया निकालना होगा ना, और क्वार्टर सर्कल पे डिपेंड करेगा। तो हम लिखेंगे 90/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। तो 1/4 हो गया, गुणे 22/7 करिए, गुणे 14 का वर्ग करिए, मतलब 14 गुणे 14 करिए। अब देखिए जो कट रहा है, जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं, जैसे जो मैदान चरा जा सकता है उसकी पहुंच के अंदर है वह 1/4 है, गुणे 22/7 है, गुणे 14 का वर्ग 196 है, या 7 से डिवाइड करिए, 7 दूना 14 है, 7 8 56 है, 4 सते 28 है, 22 सत्ते 154 है, 154 मीटर स्क्वायर चरा जा सकता है। अब जो नहीं चरा जा सकता उसकी बात करिए, क्योंकि टोटल मैदान 256 है, तो 256 तो टोटल एरिया था इस चौकोर मैदान का। इसमें से अगर हम 154 निकाल दें तो 6 से 4 2 है, 5 से 5 0 है, 102 मीटर स्क्वायर उसकी पहुंच से, उसकी रीच से बाहर है। यस, हाँ, इस हिसाब से इसका सोल्यूशन आपके सामने है, जो कि 102 मीटर स्क्वायर है। आप सभी लोग अच्छे से सभी सवालों को देख लीजिए, कवर कर लीजिए, और मैं सेशन को यहीं से क्लोज करता हूं। मैथ के सभी सवाल डन होते नहीं, अभी एक सवाल और है
एक सवाल और है, उसको भी फाइनल कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अब फाइनल क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। एक लास्ट जो है क्वेश्चन आपके सामने और होगा मैथ का। देखिए क्या है, एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, धातु है और उसका गोला है, इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस आपकी 3 होगी। ये ऐसे गोला है, उसका व्यास 6 है तो रेडियस 3 हो गई। एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, जिसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे तार बनाया जाएगा, ऐसे तार बनाया जाएगा, ये देखिए। और उसकी जो तार की जो व्यास है ना, देखिए व्यास 0.2 है। अगर व्यास 0.2 है तो इसका रेडियस 0.1 होगा। अब ये तार हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ऐसे पतले होते चले जाते हैं, ऐसे होते चले जाएंगे। हमसे कहा जा रहा है इस प्रकार प्राप्त तार की लंबाई हमको मीटर में बतानी है। समझिए, एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, अगर कभी कोई धातु की वस्तु है, उसको गलाकर, पिघलाकर, मेल्ट करके, पीट करके, जैसे भी हो, अगर आप एक नई वस्तु बनाएंगे तो उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी अर्थात उनके आयतनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों के आयतन बराबर होंगे, अर्थात जो आयतन इसका होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वही आयतन इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच। हमेशा आयतन बराबर होंगे। अब आर आर दोनों के सेम नहीं है, यहां लिखिए 4/3 पाई, ठीक है, या थोड़ा सा पाई को अभी से निकाल खत्म कर लीजिए। पाई को हम पाई से काट दें, तुरंत यही खत्म कर दें। यह 4/3 है गुणे 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब 27 होता है। यहां पर आर की जगह पर 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच। एच मतलब वही लेंथ आएगी जो आएगी, ठीक है। अब आप समझो क्या हो रहा है, 3 9 27 है, 9 चौके 36 है, और यहां पर 0.1 का स्क्वायर 0.01 होगा, गुणे एच कर दीजिए। एच मतलब तार की लंबाई है, समझिए, जो हम गहराई कह सकते हैं 36/0.01 के लिए। यह टोटल लेंथ है, लेकिन अभी यह सेंटीमीटर में है, हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। और मीटर में, क्योंकि आप समझो यहां पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, इस प्रकार तार की लेंथ हमको बताना है, जो कि आपको बताना है किसमें से। अभी यहां दशमलव है, अगर हम इसको 100 से क्या कर दें, जैसे 100 से भाग कर दें, क्योंकि दशमलव यहां हटाएंगे 2 जीरो ऐसे बढ़ जाएगा। ये बेसिकली 3600 सेंटीमीटर है। हम सेंटीमीटर को जानते हैं कि मीटर में जब कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग करना होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। 100 से भाग करिए तो टोटल तार की लेंथ 36 मीटर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। आप सभी लोग नोट कर लें, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कनेक्टिविटी और आगे की गतिविधियों को प्रारंभ करेंगे। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।